जय हिंद दोस्तों। देखिए इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली जो भी यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है जीएस 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो ये एक तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपको नजर आ जाएगा और दूसरा आपको नजर आएगा करंट अफेयर से। देखिए क्वेश्चन में इन शॉर्ट समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आज के टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे कि अगर हम यूरोप की बात करते हैं या अमेरिका जैसे देश की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे वो इंडिया को यानी कि हमारे देश को एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में देख रहा है, ताकि चाइना को क्या किया जा सके, जो चाइना के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और इसी पर्पज से वो क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर में जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसी को आपको एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना था, समझाना था, एक्सप्लेन करना था। और ये जो मेनली आंसर लिखना था 150 वर्ड्स में लिखना था, 150 शब्दों में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम डेली एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, एक तो जो राइटिंग स्किल है और प्लस वर्ड पावर है वो दोनों इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि आपके पास चैलेंज यही रहता है कि एक नंबरिंग अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर आप जीएस 2 की बात करो या जीएस 1 की बात करते हैं हम, तो उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए। 20 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन है 1 से लेके 10 तक वो पूछा गया है 10 मार्क्स का और 150 वर्ड में लिखना है। और वहीं पे अगर हम 11 से लेके 20 तक की क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा गया है 15 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, और लिखना है आपको कितने वर्ड्स में, 250 वर्ड में हर एक आंसर लिखना है। और आपके पास लिखने के लिए टाइम कितना रहता है, सिर्फ और सिर्फ 3 आवर यानी कि 180 मिनट्स रहता है। आप इसको कैलकुलेट करके अगर आप एक आंसर का टाइम निकालोगे तो आपके पास सिर्फ 7 मिनट रहता है एक इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए। ये जो आपके पास एक चैलेंज की तरह निकल के आता है, वो आपका चैलेंज तभी आप इसको सॉल्व आउट कर पाओगे जब आप डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वरना मेंस में बहुत डिफिकल्ट आएगा आपको मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आपको डेली मिनिमम 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। आप टारगेट बना लो एक तरीके से कि आप कुछ करो या ना करो, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही करना है। और वो भी ऐसा नहीं कि आज प्रिपरेशन कर रहे हैं आज से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, नहीं नहीं। आपको पहले जो बेसिक चीजें सिलेबस को एनालाइज करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे तो पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ उसके बाद जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बेसिस पे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हो कि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे मूव कर जाओगे प्रिपरेशन के ड्यूरेशंस में, नहीं, तो पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक डेवलप करना है। बेसिक डेवलप होगा आपका एनसीईआरटी के से ही, इसलिए एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करना है। अगर आप एनसीईआरटी इग्नोर करने का काम कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में सबसे बड़ा ब्लंडर करने का काम कर रहे हैं। देखिए 3-4 चीजें मिस्टेक्स कर रहे हैं, 3-4 चीजें जो मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर आप सिलेक्शंस रियलिटी में लेना चाहते हैं तो 3-4 चीजों को जो मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर है, आप उसको अवॉइड करें। पहला, जैसे एनसीईआरटी ना पढ़ना, रिवीजन ना करना और पेपर ना सॉल्व करना। ये जो हम इग्नोर करते जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है हमारी टेस्ट के प्रिपरेशंस में। तो आपको अपना शेड्यूल इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहें, पेपर भी सॉल्व होता रहना चाहिए आपका और प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए। तो सबसे बेटर है कि आप मिनिमम टारगेट रख लें कि प्रीलिम्स के लिए एक दिन में मिनिमम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपके होनी चाहिए, उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे सिविल सर्विस अपने एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और आपके पास 2 मिनिमम मेंस आंसर राइटिंग होनी चाहिए प्रैक्टिस। आप अगर मंथली देख लो तो अगर आप 20 एमसीक्यू डेली सॉल्व करते तो मंथली आपका 600 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और मेंस के लिए आपके पास 60 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो काफी अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन फिर चलती रहेगी, तो काफी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पैटर्न पे रह के चलते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शंस में जा रही है। तो उसी तरीके से अब मेंस जो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने पॉइंट्स लिखे। अगर आपको लगता है कि नहीं इन पॉइंट्स के अलावा भी और पॉइंट्स होने चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपको ओपन मिल जाएगा।
देखिए आज जो हम आंसर डिस्कस करेंगे इसमें कुछ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे, यानी कि करंट अफेयर में ये कैसे न्यूज में था। तो इसमें हम कुछ समरी आर्टिकल्स देखेंगे जो जब ये न्यूज में था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेन आंसर हो सकते थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन मोटिव होता है कि जब आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाए आंसर के फॉर्म, जो आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर न्यूज में आया कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे ना कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज है जिसको हम फॉलो करते हैं प्रिपरेशंस के ड्यूरेशन में, उसके कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। जैसे पहला आर्टिकल एक आर्टिकल निकल के आया था हिंदुस्तान टाइम्स की बात करते हैं, तो इंडियन ट्रेड पॉलिसी के लिए। तो इंडियन ट्रेड पॉलिसी की वजह से भी ये क्या था, न्यूज में था। इंडियन ट्रेड पॉलिसी में क्या था कि इंडिया क्या कर रहा है आज के टाइम पे, यानी कि जो हमारा प्यारा देश है भारत है, तो वो आज के टाइम पे नेगोशिएटिंग कर रहा है जो भी नए जो ट्रेड डील्स हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग देशों के साथ। जैसे अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के साथ हम फ्री ट्रेड एसोसिएशंस के साथ हमने क्या कर रखा है, डील कर रखा है ट्रेड के लिए। फिर कुछ कंट्रीज जैसे अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो उनके साथ हमने क्या कर रखा है, डील कर रखी है ट्रेड के रिगार्डिंग में, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे। उसके बाद जैसे देखिए किसके रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट किया गया है, साइन किए गए हैं, तो इसका जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिया का जो ट्रेड सेक्टर है, जैसे कि हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, ऑटोमोटिव की बात करते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स जो होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, इन सबको ग्लोबली क्या करना, मजबूती प्रोवाइड कराना, मार्केट और मार्केट रोल और लायबिलिटीज के लिए क्या क्या ये एग्रीमेंट किया गया है, ताकि हम इसमें क्या कर सके, बूस्टअप ला सके, प्रमोट कर सके। तो आज के टाइम पे ये चाइना जो चाइना हब बना हुआ है, तो इसके अल्टरनेटिव में क्या देखा जा रहा है, आज के टाइम पे हमारी कंट्री को देखा जा रहा है। तो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा और जो डेवलप्ड नेशन है उनके द्वारा क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। फिर देखिए दूसरा जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा सप्लाई चेन मैगजीन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है वो इंडिया के साइड जा रहा है। तो बहुत सी जो कंपनीज हैं, जैसे अगर हम एप्पल की बात करते हैं या फैक्सॉन की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, जो प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाइना से हटा करके कहाँ किया जा सके, हमारी कंट्री में किया जा सके। फैक्सॉन की बात करते हैं, तो जैसे फैक्सॉन फॉर इंसिस्टेंस, जैसे कि इंक्रीज किया जा रहा है जो भी प्रोडक्शंस है, प्रोडक्शन साइट है हमारी कंट्री के अंदर में, इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये बिल्ड करना है कि जो भी स्मार्टफोन है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या हम जो भी अदर इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट की बात करते हैं उसके प्रोडक्शंस को बढ़ाना। तो जो चाइना प्लस, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एक शिफ्टिंग पार्ट है चाइना +1 का, तो वहां से वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो जो ग्लोबल कंपनीज है वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर में, तो उस रिस्क को क्या कर रहे हैं, वो मिनिमाइज करने का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से आज के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चाइना से शिफ्ट होकर के कहाँ आ रही है, आज के टाइम पे हमारी कंट्री में आ रही है। ये आर्टिकल आपको किस में देखने को मिल जाएगा, सप्लाई चेन मैगजीन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप नीचे आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर देखिए स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड डिप्लोमेट्स सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये जो आर्टिकल छपा था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे छपा था। जैसे अगर हम बात करते हैं यूएस के बारे में या जापान के बारे में, तो आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं वो हमारी कंट्री को काफी लार्ज स्केल पर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, जो कि ताकि वो क्या कर सके, चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। काउंटर बैलेंस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना का, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी कंट्री में आज के टाइम पे क्या किया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है अलायंस, जैसे कि अगर हम क्वाड की बात करते हैं, तो क्वाड एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रमोट करता है जो भी सिक्योरिटी है या जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है उनकी जो पोजीशन है स्ट्रेटेजिक पार्टनर और अल्टरनेटिव की तरीके से देखा जा रहा है, किसके लिए, वेस्ट के लिए, हमारे देश को। तो इस वजह से क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आज के टाइम पे वो चाइना से शिफ्ट होकर के कहाँ आ रही है, आज के टाइम पे हमारी कंट्री पे आ रही है।
इसी बेस पे क्या है क्वेश्चन ये पूछा गया था इस बार कि ऐसे कौन से रीजन हैं कि आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्री जो चाइना पे डिपेंडेंसी उसको कम कर रही है और हमारी कंट्री एक तरीके से अल्टरनेटिव के फॉर्म से निकल के आ रही है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और क्यों पूछा गया। मेन रीजन था इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ ही क्या करंट अफेयर का भी टॉपिक था, इसलिए सिविल सर्विस में इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई चेन शिफ्ट के बारे में, यानी कि आज के टाइम पे जो भी सप्लाई चेन है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो हमारी कंट्री जो में यानी कि अगर हम बात करते हैं जो वेस्टर्न कंट्री है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, तो हमारी कंट्री के अंदर में वो क्या कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने का काम कर रही है। तो जिससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हब प्रमोट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो चाइना का जो एक क्रिटिकल रोल प्ले रहता है सप्लाई में, तो उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, जो रिड्यूस किया जा सकता है। तो जैसे भी आप देखने को मिल जाएगा कि जो कोविड के टाइम पे क्या था कि चाइना कंप्लीटली क्या हो चुका था, शटडाउन चला गया था। तो जो शॉर्टेज थी ग्लोबली, जो प्रोडक्ट की शॉर्टेज थी, जहाँ पे एक चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, अलग अलग जगहों पे शॉर्टेज देखने को मिल गई थी। तो क्यों ऐसा प्रॉब्लम इसलिए फेस देखने को मिला था कि मोस्ट ऑफ द जो कंट्री की जो डिपेंडेंसी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे वो चाइना पे थी। तो दोबारा ऐसा कोई और प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो आज के टाइम पे भी अब वेस्टर्न कंट्री क्या कर रही है, हमारी कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट कर रही है। जैसे आज के टाइम पे जो आईफोन की जो प्रोडक्शन है वो आपको अपनी कंट्री में देखने को मिल जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चाइना से शिफ्ट होके कहाँ आ रही है, हमारी कंट्री के रीजन में आ रही है। देखिए अगर आप 2000 अगर हम 20 से पहले बात करते हैं, आप थोड़ा सा और पहले अगर आप आ जाओगे 2014 से अगर हम पहले की बात करते हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते थे तो उस पर क्या लिखा रहता था, मेड इन चाइना लिखा रहता था। मतलब क्या है कि कुछ भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, चाइना के अंदर में हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे आपको अब मेड इन चाइना बहुत कम नजर आएगा, मोस्टली जगह पे क्या लिखा नजर आएगा, मेड इन इंडिया नजर आएगा। यानी कि वो मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, हमारे देश के अंदर में हुआ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना, वो इकोनॉमिक को भी काफी ज्यादा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट के, यानी कि जो हमारी कंट्री में स्किल जो वर्कर हैं, एजुकेटेड पर्सन है, उनके लिए क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम करता है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए दूसरा अगला पॉइंट की बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बूस्ट होते हैं, यानी कि जो निवेश है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तेजी से इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जो वेस्टर्न कंपनी है और जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है हमारी कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं या रेन्यूएबल जो एनर्जी होते हैं, तो उन सबको क्या है बिल्ड किया जा रहा है कहाँ पे, हमारी कंट्री के अंदर में। तो जिसमें इंक्लूड्स जो आपको देखने को मिलेगा, जो पार्टनरशिप है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारी कंट्री में अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की जा रही है। देखिए अगर आज के टाइम पे हमारी कंट्री में सेमीकंडक्टर अगर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होने लगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, सस्ती पड़ जाएंगी। जैसे कोविड के टाइम पे अगर आप कोविड के टाइम पे देखोगे तो जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट थे उन सब की कीमत थोड़ी बढ़ गई थी, सर्विसिंग बहुत डिले हो रही थी। रीजन क्या था, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज। तो सेमीकंडक्टर जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको ताइवान भी देखने को मिल जाएगा। तो आज के टाइम पे बात की जा रही है कि जो सेमीकंडक्टर है उसको भी क्या किया जाएगा, जो रेन्यूएबल और जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं, जैसे हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने जो एक क्वाड अलायंस बनाया है। तो इसका मेन क्या है कि जो बैलेंस, जो चाइना इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में, उसको क्या किया जा सकेगा, बैलेंस किया जाए और एक दूसरे के साथ मिलकर के सिक्योरिटी और कॉरपोरेशंस को बढ़ावा दिया जाए। तो रिसेंटली अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो क्वाड नेशंस है उनको मिलकर के क्या बनाना चाहिए, एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। जैसे नाटो है वैसे ही इंडिया, जापान जैसे देशों का भी क्या होना चाहिए, एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इनका मेन मोटिव ये है, नाटो का जो कॉन्सेप्ट है कि चाइना को किसी तरीके से क्या करना है, टक्कर देना।
तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो रिसेंटली हमारी कंट्री ने इस जो नाटो जैसी जो कॉन्सेप्ट है इस पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया कि हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के साइड भी क्या होना चाहिए, एक नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये बात सिर्फ अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही कही गई। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो क्वाड की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी, तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनके द्वारा ही रखी गई थी। तो जो मेन मोटिव है स्ट्रेटेजिक अलायंस, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हो क्वाड की, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको क्या करना, बैलेंस करना। तो इसीलिए वो जो रीजनल आपको सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशंस देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर हम ट्रेड डाइवर्सिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हमारी कंट्री के साथ साथ जो व्यापार को बढ़ावा दे करके जो वेस्टर्न नेशन है यानी कि जो पश्चिम कंट्री है वो एक क्या बनाना चाहती है, एक रीसेलिंग सप्लाई नेटवर्क को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। यानी कि जो आपूर्ति नेटवर्क बनाने का जो लक्ष्य है उसे रखती है, और जो चीन पर क्या है जो कम जो डिपेंडेंसी है उसको रखना चाहते हैं कि चीन पर जितना मिनिमम डिपेंडेंसी होगा वो उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए वो क्या कर रही है, तो चीन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, जोखिमों को कम करने के लिए वो आज के टाइम पे हमारी कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करा रही है। अभी रिसेंटली आपने एक और चीज़ न्यूज़ में सुना होगा कि जापान आज के टाइम पे तैयार है कि वो हमारी कंट्री के जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे वो क्या करेगा, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी। फिर देखिए पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करते हैं तो जो वेस्टर्न नेशन है वो आज के टाइम पे हमारी कंट्री को क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ कर रखे आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो जो चाइना है, चाइना को वो ओवरवेटेज जो है जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर सके, काउंटर कर सके। फिर देखिए तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि जो भी नियमित जो कूटनीति नीति है, यानी कि अगर हम कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, वार्ताओं का जो वार्ताओं और जो रक्षा सहयोग है उसको क्या है उसमें भी हम आज के टाइम पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है मेन आंसर ये था। और यहाँ पे मैंने बताई, यहाँ पे जो हमने कुछ शॉर्ट आर्टिकल डिस्कस करे वो इस पर्पज से करे कि आखिर ये क्वेश्चंस का जो बैकग्राउंड था वो करंट अफेयर पे किस बेसिस पे था। तो ये क्वेश्चन आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट करके रख सकते हैं, और प्लस आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो करंट अफेयर से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि और भी आंसर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे ना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से हम क्या होगा, हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, डिसीजन है, वो चलता रहेगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स ओपन आप वो भी बता सकते हैं। वीडियो को पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।